हमने गुफ्तगू शुरू की थी एराब या एराबी हालत के हवाले से। तो हमने इसकी तारीफ़ क्या बयान की थी? वो तारीफ़ ये थी कि लफ्ज़ के आखिरी हिस्से में आने वाली तब्दीली, और ये आखिरी हिस्से को हमने कुछ स्पेसिफाई किया था, यानी आखिरी हिस्सा जो है वो एक हर्फ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा हुरूफ का मजमुआ भी हो सकता है। इसी तरह ये एराबी हालत या एराब जो हैं ये इसम के भी हो सकते हैं और फ़ेल के भी, लेकिन अभी हम इसम के एराब पढ़ रहे हैं, फ़ेल से इस वक्त हमारी बहस नहीं है। तो आखिरी हिस्से में आने वाली तब्दीली, इसके अलावा हमने ये बात की थी कि ये तब्दीली यानी इससे जो तीन हालतें बनती हैं उसमें से एक को कहते हैं हम रफ़ा, दूसरे को कहते हैं नसब और तीसरे को कहते हैं जर। और उर्दू में इनके नाम अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये हालत फ़ाइली है, ये हालत मफ़ऊली है और ये हालत इज़ाफ़ी है। यानी जुमले में अगर किसी इसम को मसलन फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल करना है तो फिर उसकी हालत फ़ाइली होनी चाहिए, यानी उसको हालत रफ़ा में इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी को हालत यानी मफ़ऊल इस्तेमाल करना है तो फिर उसको हालत नसब में इस्तेमाल या हालत मफ़ऊली में इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी इसम को किसी रेफरेंस से ज़िक्र करना है तो फिर हम उसको हालत इज़ाफ़ी में या हालत जर में इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो तीन हालतें हैं इन सब की हमने कुछ उमूमी अलामात भी देखी थी। उन उमूमी अलामात को अलामात असलिया भी कहा जाता है, यानी असली अलामात जो अक्सर व बेशतर इस्तेमाल हो जाती। तो वो रफ़ा के लिए क्या थी? पेश, चाहे वो तनवीन के साथ हो या तनवीन के बग़ैर हो। और तनवीन का मतलब यानी डबल पेश हो, दो पेश हो या एक पेश हो। और नसब, इसकी उमूमी अलामत या अलामत असली क्या है? ज़बर। और जर की उमूमी अलामत या अलामत असली है ज़ेर। ठीक, तो ये अलामात हैं जो अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होती। लेकिन हमने ये बात देखी थी कि पेश का लाजमी मतलब रफ़ा नहीं है, अक्सर व बेशतर अल्फाज में रफ़ा होता है। ज़बर का लाजमी मतलब नसब नहीं है, लेकिन अक्सर व बेशतर ज़बर जो है वो नसब को शो करती है। इसी तरह ज़ेर का लाजमी मतलब जर नहीं है, लेकिन अक्सर व बेशतर ज़ेर जर की अलामत होती है। ठीक, तो क्या मतलब? कोई इसम किसी वजह से हालत रफ़ा में होगा, जैसे वजह क्या है? मसलन फ़ाइल होना। तो जब वो फ़ाइल होगा तो हम उसको हालत रफ़ा में लेके आएंगे, फिर हम उस इसम पे गौर करेंगे कि वो इसम हालत रफ़ा में किस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, तो वो अलामत हम उस पर दाखिल कर देंगे, तो अक्सर व बेशतर वो अलामत पेश होती है। लिहाजा हम कहते हैं कि यहाँ पेश जो है वो रफ़ा की अलामत है, वो अक्सर व बेशतर होती है, लेकिन दूसरी अलामत भी मुमकिन है। तो दूसरी बात जो हमने शायद पहले नहीं देखी थी उसको भी देख लें। यानी हमने जब ये मिसालें पढ़ी तो हमने क्या कहा कि हालत फ़ाइली है रफ़ा और हालत मफ़ऊली है नसब और हालत इज़ाफ़ी है जर। तो हमने जब कहा कि हालत फ़ाइली है तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइल हालत रफ़ा में होगा, और हमने मिसालों से इसको वाज़े भी किया। लेकिन दूसरी बात समझने की ये कि कोई इसम इन तीनों में से एक किसी ना किसी हालत में लाजमी होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कोई इसम रफ़ा में भी ना हो, नसब में भी ना हो और जर में भी ना हो। लेकिन जुमले के अंदर ज़रूरी नहीं कि कोई इसम लाजमी फ़ाइल या मफ़ऊल ही बने या किसी रेफरेंस से ज़िक्र किया जाए, यानी हरफ जर के बाद जैसे हमने मिसाल पढ़ी थी वो लाजमी नहीं है, बल्कि किसी और तरह भी किसी इसम का ज़िक्र किया जा सकता है। मसलन आपने जुमला इस्मिया पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा मुब्तदा और ख़बर। तो अब एक इसम मुब्तदा एक ख़बर है, तो इसमें कोई फ़ाइल भी नहीं है, कोई मफ़ऊल भी नहीं है। ठीक, तो लिहाजा हालत फ़ाइली जो है
फ़ाइल होना भी रफ़ा में लेके जाता है, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं है। यानी जब हम कहते हैं ना कोई इसम रफ़ा में गया तो उसकी कोई वजह बयान करते हैं। इसी तरह नसब में गया तो कोई वजह बयान करते हैं, और जर में गया तो कोई वजह बयान करते हैं। तो वजह लाजमन रफ़ा की फ़ाइल होना नहीं होती, बल्कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कोई वजह मौजूद हो लफ्ज़ के अंदर, जुमले के अंदर, तो फिर हम उस लफ्ज़ को रफ़ा में या नसब में या जर में ले जाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि इस इसम के एराब बयान करें, ये अहम बात है। आपसे जब सवाल भी किया जाए या किसी जगह आपसे ग्रामर में कहा जाए कि फ़लाँ लफ्ज़ के जुमले में एराब बयान करें, तो एराब जब हम बयान करते हैं तो उसमें हम 3 बातें बताते हैं। पहले तो उसकी एराबी हालत कौन सी है, ये तो वाज़ेह है, हम बताएंगे रफ़ा में है, नसब में है या जर में है। दूसरी उसकी होती है अलामत, जो हमने कहा अक्सर व बेशतर पेश होती है, रफ़ा में ज़बर होती है, नसब में, और ज़ेर होती है जर में। और तीसरी होती है उसकी वजह, यानी ये रफ़ा में क्यों गया, नसब में क्यों गया और जर में क्यों गया। तो हमने कहा कि क़तला हामिदुन महमूदन, तो हामिद को हमने कहा, अब हम मिसाल के तौर पर ये जुमला अगर जो हम पढ़ चुके हैं उसको लिखें, क़तला हामिदुन और महमूदन। तो मैं कहूँ जी इस जुमले में हामिद के एराब बयान करें, तो इस सवाल का मतलब है कि आपने हामिद के मुतालिक 3 बातें बयान करनी। पहली क्या है कि उसकी एराबी हालत क्या है, वो आपने बताई कि ये रफ़ा में है। फिर आपने बताया इसकी अलामत क्या है, आपने कहा पेश अलामत। फिर कहा कि वजह क्या है, हमने कहा वजह है फ़ाइल होना। ठीक, तो ये 3 बातें जब हमने बयान कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हामिद के मुकम्मल एराब बयान कर दी। ठीक, तो वो आखिरी हिस्से में उसके पेश मौजूद थी, वो तब्दीली जो है वो नसब में ज़बर से बदल जाएगी और जर में ज़ेर से बदल जाएगी, और जुमले में उसके इस्तेमाल के एतबार से हम देखेंगे कि इसको हम किस हालत में ले कर आ रहे हैं। जी वाज़ेह। दूसरी बात इसमें यह है कि एक फ़र्क होता है जिसको हम कहते हैं एराब और हरकात में फ़र्क। यानी अब आपने एराब पढ़ लिए तो अब आप बता सकते हैं कि एराब और हरकात में क्या फ़र्क है। जी आप बता सकते हैं तो आप बता दें, वरना फिर कोई ऑनलाइन जो साहब हैं वो बता दें। यानी हमने एराब की तारीफ़ देखी, उसके बाद हमने हामिद के एराब भी बयान किए तफसील के साथ। तो अब हम कहें कि एराब और हरकात में क्या फ़र्क हो सकता है, क्या ये मुतरादिफ़ हैं या इनमें कोई फ़र्क है। एराब तो सर अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी जो उसकी हालत है उसको देखते हैं उसको हम एराब का लफ्ज़ कह देंगे, और उसके अलावा जो भी जुमला है वो हरकत में शुमार होगा। ठीक है, कुछ हद तक बेहतर है। इन तीनों कंडीशंस से हट के जो होगा वो हरकत में फॉल करेगा। अच्छा, के अलावा कोई और चीज़ होगी तो वह हरकत होगी, या यही मुराद है। नहीं, वो तो हमने कहा ना कि इन तीनों हालतों ही में सिर्फ कोई इसम हो सकता है, तो या तो रफ़ा में होगा या नसब में होगा या जर में होगा, तो हालत तो 3 ही होंगी। तो जी कोई साहब ऑनलाइन बताना चाहें। जी जी प्लीज़, मैं इजाज़त है सर। जी जी बिल्कुल इजाज़त है। किसी भी लफ्ज़ के आखिर हर्फ पर आने वाले ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहा जाता है। बाकी तमाम जो कहलाते हैं वो हरकत कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल यही फ़र्क है। यानी हमने लिखा ना कि हामिद, तो ये भी हरकत है, ये भी हरकत है, ये भी हरकत है। ठीक, ये सब की सब हरकत हैं। तो हरकत क्या होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। और अगर हरकत मौजूद ना हो, अदम में हरकत हो, उसको कहते हैं सुकून। ठीक, इसको आप यूं शो करते हैं ना, तो ये अदम में हरकत है जिसको सुकून कहते हैं। इसको जज़म नहीं कहते, क्योंकि जज़म जिस तरह एराबी हालत है ना, रफ़ा नसब और जर, तो इस तरह फ़ेल की एक एराबी हालत होती है, वहाँ जर नहीं होती बल्कि रफ़ा नसब और जज़म होती, तो वो एराबी हालत होती है। तो इसलिए हम इसको जज़म नहीं कहते, इसको हम कहते हैं सुकून, यानी अदम हरकत।
अदम हरकत कह लें आप, या ज़बर ज़ेर या पेश नहीं है, बल्कि ये भी हरकत ही होती है एक किस्म की, लेकिन यहाँ हम सुकून का अदम हरकत तो यानी अलिफ में है ना, इस पर कोई भी हरकत नहीं, लेकिन बाकी आप इसको यानी सुकून ही कहें तो बेहतर है। मतलब ज़बर ज़ेर पेश के ये तीनों मौजूद नहीं है, आप वहाँ पे सुकून करते हैं, तो इसको आप चौथी हरकत भी कह सकते हैं। ठीक, तो इनको कहते हैं हरकत। तो इसलिए जब हम उर्दू में तो अमूमन कहते हैं ना कि यानी कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, या हम अरबी भी पढ़ रहे हो तो हम कहते हैं यहाँ एराब के बगैर हम टेक्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो वो असलन एराब के बगैर नहीं होती, बल्कि हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश के बगैर होती। और एराब जब हम बयान करेंगे तो वो एराब जो हैं वो आखिरी हिस्से की तब्दीली होंगे जो जुमले में किसी लफ्ज़ के मकाम को बयान करेंगे, यानी जुमले में वो क्या हैसियत रखता है वो एराब होंगे। और इसके अलावा जहाँ भी ज़बर ज़ेर पेश या उन अदम हरकत या सुकून आ रहा है उसको हम कहेंगे कि ये हरकत। ठीक, तो कभी ये हरकत अलामत एराब भी बन सकती हैं, यानी यहाँ ये हरकत है पेश और ये अलामत बन गई रफ़ा की। ठीक, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। हमने एक मिसाल देखी थी मुस्लिमूना, और हमने कहा था कि ये रफ़ा में है, जमा है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको देख भी लेंगे। तो यहाँ हमने कहा कि ये जो ज़बर है ये जो है वो अलामत नहीं है रफ़ा की, बल्कि यहाँ पे ऊना की जो साउंड है, या स्पेसिफिकली कहें तो ये वाव अलामत है। ठीक, तो ये फ़र्क जो है वो वाक़ई हो सकता है। तो कभी हरकत अलामत होती है किसी एराबी हालत की, और कभी हरकत महज जो है वो लफ्ज़ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक फ़र्क है जो पिछली दफ़ा रह गया था, इसको भी हमने देख लिया। हाँ, अलिफ जो है ना वो बेसिकली हमज़ा जो होता है ना उस पर कोई हरकत होती है, यानी हमज़ा और अलिफ का फ़र्क भी यही है ना कि ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, कुछ भी हो, या सुकून हो, तो ये हमज़ा है। ठीक, और अगर कुछ भी ना हो ना, इसलिए मैं कह रहा था इसको आप बेशक अदम हरकत ना कहें क्योंकि अलिफ से कंफ्यूज हो जाएगा, इसको सिर्फ सुकून ही कह लें। तो हमज़ा क्या है, जो जिस पे ज़बर ज़ेर या पेश या सुकून हो, और अलिफ क्या है जिस पे कुछ भी ना हो। जैसे ये हामिद है ना, तो ये सिर्फ हा के ज़बर के जो है उसको लंबा करके पढ़ रहे हैं तो ये अलिफ बन रहा है, तो लिहाजा ये अलिफ है। लेकिन अगर जिस तरह हम कहते हैं ना एराब कह रहे हैं ना, मसलन लफ्ज़ एराब, तो यहाँ पे हम इसके नीचे ज़ेर पढ़ रहे हैं, लिहाजा ये वाला जो है ये हमज़ा है और ये अलिफ है। ठीक, तो ये इसका फ़र्क होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, अब हम कहें कि एराबी हालत के एतबार से इस्म की अक़साम, यानी जिन्स के एतबार से क्या अक़साम होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अदद के एतबार से क्या अक़साम होती हैं, वाहिद, और 2 के लिए लफ्ज़ आता है मुसन्ना, और 3 के लिए जमा। तो ये जो 4 पहलू हैं उसमें से एराबी हालत के एतबार से भी इस्म की तकसीम होगी। और यहाँ से आपको वो बात जो है वो मालूम हो जाएगी कि हम जो कहते हैं कि पेश लाजिमन रफ़ा नहीं है वो इस वजह से होता है, या ज़बर लाजिमन नसब नहीं है, ज़ेर लाजिमन जर नहीं है, क्योंकि जब कोई इस्म किसी हालत एराबी में आता है तो अब उस पर क्या अलामत ज़ाहिर होगी जो उसकी उस रफ़ा को, नसब को या जर को शो करे, वो बताएगी कि किस किस्म में फ़ॉल करता है, उसकी टाइप कौन सी है। अगर वो ऐसी टाइप में फ़ॉल करता है जिसकी रफ़ा की अलामत पेश होती है तो फिर हम उसको रफ़ा में पेश से शो कर देंगे। लेकिन अगर उसकी टाइप जो है वो मुख्तलिफ है तो फिर उसकी टाइप में जो रफ़ा की अलामत होती है वो अलामत हम शो करेंगे उसको रफ़ा में या नसब में या जर में ज़ाहिर करने के लिए। तो इस एतबार से इसकी तकसीम होती है। बड़ी तकसीम क्या है, मुअरब और मबनी। मुअरब और मबनी, मुअरब और मबनी। ठीक, मुअरब का मतलब क्या है, यानी इसको हम बस समझने के अंदाज में समझ लेते हैं कि जिस इस्म में
एराबी हालत की तब्दीली नज़र आए, यूँ कह लें। या आप इसको इस तरह ना डिफाइन करें, ऐसा इसम जिसमें आप यूँ ही लिख लें, ठीक है, एराबी हालतों में तब्दीली वाक़े हो, ठीक। और ये कौन सा इसम है? ऐसा इसम जो तीनों हालतों में एक जैसा रहे, ठीक। यानी अब तक हम ये बात कर रहे थे कि एराब क्या है कि किसी इसम के आखिरी हिस्से में तब्दीली आए तो उसको हम एराब कहते हैं। तो अब अगर वो इसम ऐसी कैटेगरी में है, यानी दो बड़ी कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी क्या है कि वो तब्दीली उस पर ज़ाहिर होती हो या तब्दीली उसके आखिरी हिस्से में किसी ना किसी तरीके पर आती हो, चाहे वो हमें किसी केस में नज़र ना आ रही हो, लेकिन अगर वो उस तब्दीली को कबूल करने की सलाहियत रखता है तो उसको हम कहेंगे कि ये मोरब है। और अगर वो तीनों हालतों में एक ही जैसा रहता हो, यानी उसको तीनों हालतों में अगर उसको जुमले में फ़ाइल बनाना है तब भी वैसे ही लिखेंगे, उसको मफ़ूल बनाना है तब भी वैसे ही लिखेंगे, उसको किसी रेफरेंस से जिक्र करना है तब भी उसको वैसे ही लिखेंगे, और उसमें कोई अज्यूम तब्दीली भी नहीं है, वो बस वैसा ही रहता है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये मबनी है। मिसालों से बात वाज़ेह होगी। और अगर उसमें कोई तब्दीली आती है तो फिर उसको हम कहेंगे कि मुअरब है, ठीक। तो इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है और ये निस्बतन कम है, लेकिन ये भी मौजूद होते हैं। और मुअरब की आखिर इसके बाद जो है वो टाइप्स भी मौजूद हैं। तो ये डेफिनेशन मैं मिटा रहा हूँ ताकि हम टाइप्स लिख सकें। तो मुअरब जो है, एक इसमें होता है मुनसरिफ और एक होता है गैर मुनसरिफ। इसको पढ़ते हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ठीक। तो जो हमने कहा कि 80 से 85% अल्फाज हैं वो ये मुनसरिफ वाले होते हैं, ठीक। तो इनमें अलामात क्या होती हैं? वो अलामात असलिया होती, यानी रफ़ा के लिए हम उस इसम के आखिर में पेश देंगे, नसब के लिए ज़बर देंगे और जर के लिए ज़ेर देंगे। यानी जुमले में किसी इसम को रफ़ा, नसब और जर में लाना है, ये बात तो जुमले से तय होगी या जो मफ़हूम हम अदा करना चाह रहे हैं उससे तय होगा। अब जब वो इसम हम उस हालत में ले आए तो अब उस हालत को हम शो कैसे करें वो तय करेगा कि वो किस किस्म में फ़ॉल करता है। तो अगर वो मुनसरिफ है तो फिर उसके आखिर में हम पेश देंगे रफ़ा के लिए, ज़बर देंगे नसब के लिए और जर देंगे ज़ेर देंगे जर के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर अलिफ लाम मौजूद ना हो तो तनवीन इस पर आ सकती है, यानी वो कायदा तो इंटैक्ट रहेगा ना कि अलिफ लाम आ गया तो तनवीन फिर नहीं आएगी, लेकिन अलिफ लाम अगर मौजूद नहीं है तो फिर इस पर तनवीन आएगी, ठीक। तो ये पेश जो है वो अगर अलिफ लाम के साथ है तो फिर एक पेश आ जाएगी और अलिफ लाम के बगैर है तो दो पेश आ जाएंगे। इसी तरह ज़बर और ज़ेर भी एक या दो आ सकती। ये हो गया मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ क्या होता है? जिसकी रफ़ा की अलामत होती है पेशी, नसब की अलामत होती है ज़बर ही, लेकिन जर की अलामत ज़ेर नहीं होती बल्कि जर की भी ज़बर ही होती, ठीक। एक बात। और दूसरी बात ये कि इस पे किसी सूरत में तनवीन नहीं आती, ठीक। यानी चाहे अलिफ लाम हो चाहे अलिफ लाम ना हो, गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आएगी। और रफ़ा में उसकी अलामत होगी पेश, यानी फिर एक ही पेश आ सकती है, दो नहीं आ सकती।
वहाँ पे मुनसरिफ में एक भी आ सकती थी, दो भी आ सकती थी। नसब में ज़बर आएगी एक ही और जर में भी ज़बर आएगी एक ही। ठीक, तो इस पे अलिफ लाम दाखिल हो सकता है और नहीं भी दाखिल हो सकता, लेकिन तनवीन किसी सूरत में नहीं आएगी। इसलिए हमने जब शुरू में कहा था ना कि अलिफ लाम और तनवीन के कायदे में ये बात है कि अलिफ लाम और तनवीन दोनों जमा नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि अलिफ लाम भी ना हो और तनवीन भी ना हो, जिसकी मिसाल गैर मुनसरिफ है कि अलिफ लाम भी नहीं होता और तनवीन भी नहीं होती। लेकिन अगर अलिफ लाम है तो फिर तनवीन लाज़िमन नहीं होगी। तो यहाँ पे तनवीन बग़ैर अलिफ लाम के भी नहीं आती। ठीक, फिर मोरब की और मिसालें भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी, तो हम पढ़ते जाएंगे। ये सब के सब कौन से हैं जिनके अंदर तब्दीली नज़र आ रही है, जब नज़र नहीं भी आए किसी केस में तो वो बहरहाल मौजूद होती। दूसरा क्या है, वो मबनी है, वो तीनों हालतों में एक जैसा रहता है, उसकी नफ़ा नसब और जर बिल्कुल एक जैसी होती। तो मिसालें हम देख लेते हैं। मुनसरिफ की मिसाल जैसे वलदुन, ये रफ़ा है, नसब क्या है वलदन, जर क्या है वलदिन। और इसी मुनसरिफ पे अलिफ लाम अगर हो तो क्या होगा, अल वलदू, अल वलदा, अल वलदी। ठीक, गैर मुनसरिफ की मिसाल क्या है, आपकी किताब में जो पहली मिसाल आ रही है उसी को देख लेते हैं। आमिनतु रफ़ा में, आमिनता ये नसब में, और आमिनता ही हालत जर में। एक तो तनवीन नहीं आई, आमिनतुन नहीं हुआ, आमिनतन नहीं हुआ, और दूसरा ये कि तनवीन के साथ जो है वो तनवीन नहीं आई और रफ़ा में पेश और नसब जर दोनों में ज़बर, यानी इसकी नसब और जर सेम होती। आमिनतु, आमिनता, आमिनता। मबनी के लिए क्या है, मसलन आपने पढ़ा हाजा, रफ़ा में हाजा कहेंगे तो फिर भी हाजा होगा, नसब में कहेंगे फिर भी हाजा होगा, और जर में कहेंगे तो फिर भी हाजा होगा। ठीक, मिसाल के तौर पे इसी तरह जाली का भी है ना, आपने कहा इसने उसको मारा, ठीक, तो ज़राबा, ये अब खैर जुमला गैर फसीसा लग रहा है लेकिन समझाने के लिए, अब हाजा को फ़ाइल बनाना है और जालिका को मफूल बनाना है, तो हाजा भी हाजा रहेगा और जालिका भी जालिका रहेगा। अब यहाँ आप तरतीब से पहचान सकते हैं कि फ़ाइल कौन है और मफूल कौन है, या आप सियाको सबाक से पहचान सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वो तीनों हालतों में एक जैसा ही रहा। ठीक, तो अगर हमने सियाको सबाक से पहचान लिया या तरतीब से पहचान लिया कि हाजा को फ़ाइल बनाना है, तो फिर हाजा होगा रफ़ा में और जालिका होगा नसब में। लेकिन यहाँ एक फ़र्क ये आता है कि फिर हम जब मबनी के एराब बयान करते हैं ना, इसको ज़रा खोल के लिख लेते हैं, लिख रहे थे आप, आखिरी हाजा में था, वो तीनों हालतों में हाजा ही रहेगा, हाजा, हाजा और हाजा। तो हमने लिखा ना ज़राबा हाजा और ज़राबा हाजा जालिका, तो हमने जब कहा कि एराब बयान करते हैं तो तीन बातें बयान करते हैं। वो तीन कौन सी थी, अभी यहाँ लिखी हुई थी, बताइए। हालत एराबी और अलामत और वजह। ठीक, तो ये तो होता है मोरब के लिए। जो मबनी है उसमें वजह नहीं, सॉरी अलामत नहीं होती कोई, क्योंकि तब्दीली ही नहीं आ रही। जब तब्दीली ही नहीं आ रही तो उस तब्दीली को हम जो है किसी अलामत से शो ही नहीं कर रहे। तो वहाँ हम सिर्फ दो बातें बताते हैं कि इसकी हालत एराबी क्या है और उसकी वजह क्या है। यहाँ हम कहेंगे कि इस हाजा की हालत एराबी है रफ़ा, क्योंकि वो फ़ाइल है, बस काफ़ी है, इसकी अलामत कोई नहीं है। और जालिका की हालत एराबी नसब है, क्योंकि वो मफ़ूल है।
लेकिन दूसरे केस में हमने कहा था कि हामिदुन है, ज़रबा हामिदुन, तो वहाँ 3 बातें बताई थी। हालत इराबी रफ़ा है हामिदुन की, और वजह उसका फ़ाइल होना है, और अलामत भी बताई थी कि वो पेश है। यहाँ पे अलामत नहीं है, सिर्फ 2 बातें। तो दूसरा फ़र्क, एक फ़र्क तो ये हो गया कि हम अलामत नहीं बताते, दूसरा फ़र्क ये कि इसको हम फिर टेक्निकली रफ़ा नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं फ़ी महल्ली रफ़ा। ठीक, महल का मतलब होता है लोकेशन, हम कहते हैं ना मौका और महल या जगह। फ़ी आपने पढ़ लिया, इसका मतलब होता है में, रफ़ा रफ़ा, इसका मतलब क्या बना, रफ़ा की लोकेशन में या जगह में। इसको फिर हम टेक्निकली कहते नहीं कि रफ़ा में है, हम फिर इसको कहते हैं क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही होती, लिहाजा इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसी लोकेशन में है जो लोकेशन चूँकि फ़ाइल की है मसलन, इसलिए ये लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आए वो रफ़ा में होनी चाहिए, लिहाजा हम उसको कहते हैं ये रफ़ा की लोकेशन में है। बात वही होती है, यानी रफ़ा ही उसको कह रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो है वो टेक्निकल इस्तिलाह मुख्तलिफ हो जाती है। हम उसको डायरेक्ट रफ़ा में नहीं कहते क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि हम उसको कहते हैं कि ये रफ़ा की लोकेशन में है, फ़ी महल्ली रफ़ा है, या इसको सही तरीके से पढ़ें तो फ़ी महल्ली रफ़इन, क्योंकि रफ़ा जो है ना ये असल फ़ा पे सुकून होता है, तो हम चूँकि उर्दू में पढ़ने के आसानी के लिए इसको रफ़ा बोल देते हैं, वरना फ़ा पे सुकून होता है। तो फ़ी महल्ली रफ़इन या फ़ी महल्ली रफ़ा। अच्छा जी, इसको जरा दोबारा बोलिए, फ़ी महल्ले रफ़इन, या आप इसको वक्फ कर लें तो रफ़ आइन पे वो जर आ रही है ना, वो कायदे की वजह से आ रही है। फ़ी महल्ले रफ़इन, रफ़इन, हाँ जी, फ़ी महल्ली रफ़इन, ठीक। लेकिन अब इसको फ़ी महल्ली फ़िलहाल रफ़ा भी बोल दें, तो बाद में जब आप ये स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे कि मैंने क्या लिखा है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे पढ़ना। तो इसको फिर हम नसब में नहीं कहेंगे बल्कि फ़ी महल्ली नसब कहेंगे, फ़ी महल्ली नस्ब, या ये भी नस्बिन होता है, वो तो लिखने की वजह से आ रहा है ना। फ़ी महल्ली रफ़ा, या लिटरल पढ़ें तो फ़ी महल्ली रफ़, फ़ी महल्ली नस्ब। इसी तरह कोई जर में हो और मबनी हो तो उसको कहेंगे फ़ी महल्ली जर। लेकिन अगर कोई मोरब है तो उसको फिर हम डायरेक्टली कहेंगे कि वो रफ़ा में है, या वो नसब में है, या वो जर में है। ठीक, तो खुलासा क्या हुआ कि हमने जब किसी भी इसम को देखेंगे तो वो किसी ना किसी हालत में लाजिमन होगा, या तो रफ़ा में या नसब में या जर में। ठीक, अब वो जब जुमले में इस्तेमाल हो रहा है तो जिस हालत में वो आ रहा है उसकी कोई वजह होगी। वो वजह रफ़ा के लिए मसलन फ़ाइल होना हो सकता है, या और भी वजूहात हो सकती हैं, सिर्फ फ़ाइल होना उसकी वजह नहीं है। नसब के लिए मफ़ूल होना वजह हो सकती है, या कोई और वजह हो सकती है। जर के लिए हरफ जर का आना हो सकती है वजह, या कोई और वजह हो सकती है। तो जब वो जुमले में किसी हालत में आएगा अपने इस्तेमाल के एतबार से, तो अब उस हालत को किस अलामत से शो करना, ये हम तय करेंगे कि वो एराबी हालत वाली जो अक़साम है उसमें से किस किस्म में फ़ॉल करता है। तो वो किस अक़साम जो है उसकी 2 बड़ी कैटेगरीज़ हैं, एक को कहते हैं मोरब, एक को कहते हैं मबनी। मोरब किसको कहते हैं, जिसमें एराबी तब्दीली आती है, ठीक, आसान लफ्ज़ों में। तो उसकी मज़ीद कैटेगरीज़ क्या है, मुनसरिफ़ है, गैर मुनसरिफ़ है, और मज़ीद भी हो सकती है। तो मुनसरिफ़ क्या है, जो अक्सर व बेशतर अल्फाज होते हैं उनमें वो अलामात असलिया आती हैं, यानी रफ़ा को शो करने के लिए आप उसकी असली अलामत पेश को ज़ाहिर कर लेके आएंगे, नसब के लिए ज़बर, जर के लिए ज़ेर, और इन पर जो है वो अगर अलिफ लाम मौजूद ना हो तो फिर तनवीन भी आती है। गैर मुनसरिफ़ में क्या है कि रफ़ा के अंदर पेश आती है, नसब में ज़बर और जर में भी ज़बर आती है, ज़ेर नहीं आती, और इस पे तनवीन कभी नहीं आती, चाहे अलिफ लाम हो चाहे ना हो। ठीक, और इस तरह और मिसालें हो सकती हैं मोरब की। और फिर मबनी के लिए क्या है कि मबनी तीनों हालतों में एक जैसा रहता है। तो जब हम एराब बयान करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम 3 बातें बयान करेंगे मोरब के लिए और 2 बातें बयान करेंगे मबनी के लिए। और 3 बातें मोरब वाले केस में क्या है, उसकी पहले तो हम जुमले में देखेंगे कि इसकी हालत एराबी कौन सी है। इसकी तरतीब कोई भी हो सकती है, यानी आप पहले अलामत देख के पहचान लें कि उसकी हालत एराबी क्या है,
या वजह देख के पहचान लें कि हालत एराबी क्या है। ठीक, तो आप हालत एराबी बताते हैं, उसकी अलामत बताते हैं और उसकी वजह बताते हैं किस वजह से वो इस हालत एराबी में रफ़ा नसब या जर में गया है। और मबनी के केस में हम चूँकि वो तीनों हालतों में एक जैसा रहता है, लिहाजा हम उसकी फिर अलामत नहीं बताते, बल्कि सिर्फ दो बातें बताते हैं कि वो किस हालत में है और उसकी वजह क्या। और हालत बताते हुए फिर हम फ़र्क ये करते हैं कि उसको बराह रास्त रफ़ा नसब या जर में नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि ये एक जुमले में एक ऐसी लोकेशन में इस्तेमाल हो रहा है जो लोकेशन रफ़ा की है, नसब की है या जर की है। तो फिर हम उसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वो होती है फ़ी महल्ली रफ़ा या फ़ी महल्ली नसब या फ़ी महल्ली जर। बात वही है, बात में कोई फ़र्क नहीं। तो ये कुछ बुनियादी खाका सा है। इसके मुतालिक अब आपको जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। सवाल नहीं, बस अब्दुल्ला भाई ये ज़रा रिपीट कर दीजिएगा आखिरी जो आपने कहा कि हम अगर मुनसरिफ मतलब देखेंगे तो उसमें हमने तीन चीज़ें देखेंगे, हालत, अलामत और वजह। ये जो बात है इसको ज़रा काइंडली रिवाइज करें। हाँ, मुनसरिफ नहीं, कोई भी मोरब होना, यानी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी मोरब हो, चाहे वो मुनसरिफ हो, गैर मुनसरिफ हो, या और जो मैंने टाइप्स डॉट से शो की जो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, तो उनमें जब हम कहते हैं ना कि जुमले में अब जैसे आप टेक्स्ट रीडिंग कर रहे होंगे तो इब्तिदान आपसे कहा जाएगा, जुमला आपके सामने मौजूद है, जैसे हमने पढ़ा भी, क़तला हामिदुन महमूदन, या कोई भी जुमला हो सकता है। अब आपसे वो कोई इसम बीच में से निकाल के कहें भाई इसके एराब बताएं, ठीक, तो एराब बताने का मतलब है कि आपने तीन बातें बतानी है मोरब में और दो बातें बतानी है मबनी में। तो वो तीन बातें बताने का मतलब क्या है कि महमूद का आप एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि एराबी हालत कौन सी है, वो है नसब, उसकी अलामत क्या है ज़बर, और उसकी वजह क्या है मफ़ूल होना। ये तीन बातें बताई तो आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, एराब बताएं का जवाब दे दिया। और अगर यहाँ कोई मबनी होता तो फिर हम अलामत नहीं बता सकते, बाकी दोनों बातें हम बता देंगे और फिर उसको हम डायरेक्ट किसी हालत में नहीं कहेंगे बस, बल्कि उस हालत की लोकेशन में कहेंगे। फ़ी महल्ली रफ़ा कहेंगे, फ़ी महल्ली नसब कहेंगे या फ़ी महल्ली जर कहेंगे। वाज़ेह हो गया? जी, जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह। अच्छा जी, मेरी कोशिश तो है कि किताब आपको मुकम्मल करवाई जाए, लेकिन इम्कानात मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि एक तो हफ्ते में 2 दिन क्लास है और इसके अलावा कुछ टाइम जो है वो भी हम ज़्यादा लग रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो बस इस कोशिश पे ही आप जो है वो इंशाल्लाह इक्तफ़ा कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? हमने कहा था हरफ जर वाली बात हमने पढ़ी थी ना इस किताब के, इस दर्स के अंदर जो कायदा पढ़ा था। अच्छा, तो उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। ये एराबी हालत आपको बिल्कुल खाका क्लियर हो गया? अगर इसमें भी कोई इश्काल है तो पूछ लें, क्योंकि फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो है वो हम जैसे पहले बात की थी कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रामर के हवाले से काफ़ी अहम होता है, क्योंकि अब जब हमने कहा था ना कि हमारा जो अल्टीमेट गोल इल्मी एतबार से है वो ये है कि हम टेक्स्ट रीडिंग कर सकें अरबी, और वो टेक्स्ट रीडिंग कैसे होगी? बग़ैर हरकत के होगी, बग़ैर एराब के तो नहीं होगी, ज़ाहिर बात है, जुमला लफ्ज़ किसी एराबी हालत ही में इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश के बग़ैर होगी जब आप बुक्स पढ़ रहे होंगे। तो उसका मतलब फिर ये है कि आपको अगर एराब क्लियर होंगे तो आप समझते चले जाएंगे कि जुमले में ये इसम किस मकाम में इस्तेमाल हो रहा है, किस महल में इस्तेमाल हो रहा है, फ़ाइल बन रहा है, मफ़ूल बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है, ख़बर बन रहा है, कुछ और बन रहा है, वो सब आप पहचानेंगे तो उसके एतबार से फिर आप जुमले का मफ़हूम समझ सकेंगे, वगरना जुमले का जो है वो मफ़हूम वाज़ेह नहीं हो सकेगा। तो ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से है एराब, जिसको हम अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है वो जो यहाँ शुरू हो रही है वो है मुरक्कबात। मुरक्कब किसको कहते हैं? हाँ, चीज़ों को जोड़ दिया जाए ना। असल में तो है ना, रकब, रा, काफ और बा का जो है ना वो सवार होने के लिए इस्तेमाल होता है।
राकाफ और बार, इसलिए राकिब कहते हैं ना घुड़सवार को या सवार को। तो लिटरल मीनिंग तो है सवार होना, ठीक है। यानी मुरक्कब होता है जो आपस में जोड़ दिया जाए चीज़ों को, ठीक है, जोड़ दिया जाए ना जब, तो उसको मुरक्कब कहते हैं। ये इसकी लुग़वी तारीफ़ होगी, समझ लें आप। तो इस्तिलाहन क्या कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ। अगर कोई लफ्ज़ का मतलब आपको मालूम है, लफ्ज़ या कलिमा, उसमें इसम भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है और हर्फ भी हो सकता है। तो वो उनमें से किसी दो अल्फाज को या दो से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ दिया जाए तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब, ठीक। और मुरक्कबात की दो बड़ी अक़साम हैं। एक को कहते हैं मुरक्कब ताम और दूसरे को कहते हैं मुरक्कब नाकिस, ठीक। ताम जिससे तमाम का लफ्ज़ बनता है, मुकम्मल या आप जिससे तमाम कहते हैं, और नाकिस नुक्स कहते हैं कमी को, ठीक। तो मुरक्कब ताम उसको कहते हैं जिसको आपने जुमला कहा था, इसकी हम तारीफ पहले देखी थी ना। इसको आसान लफ्ज़ों में हम कह लेते हैं जिसके आखिर में फुल स्टॉप लग सके। टेक्निकल तारीफ में कुछ और एक दो और बातें भी बयान की जाती हैं, लेकिन समझने के लिए आसान बात क्या है, जिसके आखिर में फुल स्टॉप लग सके, आप कहें पूरी बात मुकम्मल होगी। इसको दूसरे लफ्ज़ों में जुमला भी कहते हैं, ठीक। और मुरक्कब नाकिस क्या है, जिसमें बात अधूरी रहे, ठीक। उसमें बात जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। जो आप कहना चाह रहे हैं, आप कोई ख़बर देना चाह रहे हैं, या आप कोई चीज़ तलब करना चाह रहे हैं, या आप कोई हुक्म देना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो वो बात आप जो कह रहे हैं वो मुकम्मल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, बात अधूरी रहेगी। यहाँ कहेंगे बात मुकम्मल हो जाए। अच्छा, यहाँ अधूरी रहने से मतलब ये नहीं कि वो गैर मफहूम होगी या बेमाना होगी, उसका कोई माना होगा, लेकिन वो माना जो है वो नाकिस होगा, मुकम्मल नहीं होगा। तो आपने दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को अगर इस तरह जोड़ा कि आपने मुकम्मल कोई एक मफहूम अदा कर दिया, आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो उसको कहेंगे मुरक्कब ताम। और अगर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, बात अधूरी है, तो नाकिस कहेंगे। तो मुरक्कब ताम की मिसाल हम शुरू में देख चुके हैं, जिसको हमने क्या कहा था, जुमला इस्मिया। जुमला है ना, तो जुमले की एक किस्म क्या है, जुमला इस्मिया। ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो, ये हम पढ़ चुके, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर। जिसकी बात की जाए उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो बात की जाए उसको खबर कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अर्रजुलु सालिहुन, ये भी एक अकेला लफ्ज़ है, ये भी एक अकेला लफ्ज़ है। अगर अर्रजुल अकेला इस्तेमाल करें तो वो एक अकेला लफ्ज़ होगा, जिसको हम टेक्निकली मुफरद भी कह देते हैं। अकेला लफ्ज़ हो तो उसको मुफरद कह देते हैं, ठीक। फ़र्द से निकला है ना, अकेला लफ्ज़, इसको कहते हैं मुफरद। फ़र्द कहते हैं ना अकेले को। तो अर्रजुल भी मुफरद है अगर अकेला इस्तेमाल हो, और सालिहुन भी मुफरद है अगर अकेला इस्तेमाल हो। लेकिन आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो अब ये क्या बन गया, मुरक्कब। लेकिन मुरक्कब की किस्म कौन सी है, मुरक्कब ताम, क्योंकि इसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जुमला मुकम्मल है, आदमी नेक है, फुल स्टॉप, ठीक। तो ये हो गया मुरक्कब ताम, इसको हम पढ़ चुके। दूसरा है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस, इसमें बात अधूरी रहती है, अगरचे वो गैर मफहूम नहीं होती। उसकी बहुत सी अक़साम है।
आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे जो जो सबक में आती जाएगी। एक होती है मुरक्कब जारी, ठीक, ये जारी वो जारी होने वाला नहीं है बल्कि जारी है, ठीक है। जिस तरह हमने जीम और रा पे शद है, शद का मतलब 2 हरूफ होते हैं ना, शद का मतलब होता है यानी ये रा है और फिर ये ज़बर है मसलन, तो इसको लिखेंगे हम ये। तो 2 रा जब दो भी जो हरूफ होते हैं वो 2 दफ़ा आ जाएं, पहले पे सुकून और दूसरे पे कोई हरकत हो तो फिर उसको हम शद से बदल देते हैं। तो ये वो वाला जारी है, ठीक। मुरक्कब है जारी, इसमें क्या होता है, एक होता है हरफे जर और दूसरा जो उसके बाद इसम आता है उसको कहते हैं मजरूर, ठीक। मजरूर का मतलब क्या है, जिसको जर दे दी जाए, यानी हालत जर में चला जाए, ठीक। हमने पहले इसको समझ लिया था, मुरक्कब जारी की इस्तिलाह नहीं पढ़ी थी, तो उसको पढ़ने के लिए हमने मुरक्कब की तारीफ़ देख ली, फिर हमने कहा कि ये मुरक्कब नाकिस के अंदर एक कैटेगरी है मुरक्कब जारी। तो हरफ जर ऐसा हर्फ हमने पढ़ा था जिसको जो अपने से बाद वाले इसम को हालत जर में ले जाए। हर्फ अकेला माना नहीं देता, यानी कोई मुतय्यन माना नहीं देता, और उसको किसी इसम या फ़ेल के साथ जोड़ें तो माना देता है। तो ऐसा हर्फ जो किसी इसम के साथ जोड़ें और उसके बाद वो उस इसम को हालत जर में ले जाए तो उसको कहेंगे कि ये हरफे जर है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो मुरक्कब जारी बन जाएगा। ये अकेला मुफरद लफ्ज़ है, ये अकेला मुफरद है, अगर अकेला इस्तेमाल हो, जोड़ देंगे तो ये मुरक्कब जारी बन जाएगा। मिसाल थी फ़ी हर्फ है, अलबैत ये इसम है, दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, मुफरद हैं। ये हरफ जर है, ये उसका मजरूर है, दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया मुरक्कब। क्योंकि नाकिस है, तर्जमा क्या है, घर में, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तो मुरक्कब जारी बना जो कि नाकिस, ताम नहीं, जुमला नहीं, तो ये मुरक्कब बन गया फिल बैती, घर में। इसकी मिसालें हम देख चुके थे। अब हरफ जर बहुत से हो सकते हैं। फ़ी है, अला का मतलब होता है पर, तो अलल मिम्बरी मिसाल के तौर पे हदीस में आती है ना इस तरह के अल्फाज, अलल मिम्बरी, मिम्बर पर, मिम्बर कहते हैं ना जिस पे इमाम खुतबा देते हैं। क्या होगा, अब ये क्या है, हरफ जर, ये क्या है उसका मजरूर, दोनों मिल के क्या बन गए, मुरक्कब जारी जो कि नाकिस है, ठीक। तर्जमा क्या बन गया, मिंबर पर, ठीक। और यहां हमने दोनों सूरतों में जर की अलामत क्या दी है, ज़ेर, क्योंकि हमें यह मालूम था कि अलबैत जो है वो भी मुनसरिफ है, मोरब के अंदर मुनसरिफ की कैटेगरी में है, लिहाजा फ़ी ने उसको जर में लेके जाना। अब आप कहें ना बैत के एराब बयान करें, अलबैत के सवाल हो, अलबैत के एराब बयान करें, तो चूंकि ये मुनसरिफ है 3 बातें बयान करेंगे, बताएंगे नंबर 1 कि ये हालत जर में, वजह बताएंगे, हरफ जर आया इससे पहले, हरफ जर के बाद आया, अलामत क्या बताएंगे, ज़ेर। ये अलामत ज़ेर क्यों है, क्योंकि ये उस एराबी हालतों की अक़साम में से मोरब के अंडर मुनसरिफ की कैटेगरी में आता है जिसकी अलामत ज़ेर होती। अगर यहाँ पे कोई ऐसा इसम होता जो गैर मुनसरिफ होता, मसलन मक्का, गैर मुनसरिफ क्यों होता, उसकी वजूहात हो सकती हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह किताब के आखिरी 2-3 लेक्चर हैं, अगर वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले भी कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो मक्का, मिन आए ना, मिन क्या है, हरफ जर है, से इसका मतलब होता है, हम कहें मक्का से, इसको पढ़ेंगे मिम मक्कता। अभी ये ज़बर ही आई है, ये हरफ जर है, ये मजरूर है, नसब में नहीं है, मंसूब नहीं है, मजरूर है। लेकिन इसके इराब बयान करें तो क्या कहेंगे,
हालत नसब नहीं बल्कि हालत जर, और वजह कहेंगे हरफ जर का आना, और अलामत क्या होगी, ज़ेर नहीं बल्कि ज़बर, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ था। तो फ़र्क क्या पता चला कि हम जब किसी इसम को देखेंगे कि वो किस हालत में आ रहा है, तो यहाँ दोनों की वजूहात सेम थी, हालत भी सेम थी, लेकिन वजह क्या थी, हरफ जर का आना। हरफ जर भी सेम कर लें बेशक, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ी ले आए ना, फ़ी मक्का था, मक्का में हरफ जर वही है, कोई और हरफ जर हो तब भी ये बात रहेगी, वजह भी वही, हालत भी वही, लेकिन अलामत हो गई मुख्तलिफ। क्यों? क्योंकि उसकी टाइप मुख्तलिफ है। ठीक, तो अक्सर व बेशतर हमारे जो ज़बान पे रवां भी होता है वो दुरुस्त रवां होता है कि हम हरफ जर के बाद ज़ेर पढ़ देते हैं, और इसी तरह नसब या रफ़ा के हवाले से भी हमारी ज़बान जो है रवां हो जाती है। तो वो दुरुस्त है, क्योंकि 80 से 85% अल्फाज जो है वो मुनसरिफ होते हैं, और उसमें अक्सर व बेशतर पेश रफ़ा को, ज़बर नसब को और ज़ेर जर को शो करती है। लेकिन एक्सेप्शंस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब 15-20% अल्फाज हैं जो दूसरी कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, किसी में भी मबनी आ रहे हैं या कोई और आ रहे हैं। तो उस एतबार से हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी इसम की जो इराबी हालत की अलामत देनी है वो हम टाइप से तय करेंगे। ठीक, इसी तरह हम तीसरी मिसाल लें, फ़ी हाजा, आता है ना कुरान मजीद में, मिन कबलू व फ़ी हाजा, यानी इस कुरान मजीद में हाजा वहाँ पे गालिबन कुरान मजीद के लिए इशारा आ रहा है। तो इसका मतलब होगा इसमें। अब फ़ी क्या है, वही हरफ जर, हाजा उसका मजरूर है, लेकिन चूंकि ये मबनी है इसमें हम दो बातें बयान करेंगे, अलामत बयान नहीं करेंगे। इसको हम पहली बात है डायरेक्ट हालत जर नहीं कहेंगे बल्कि फ़ी महल्ली जर कहेंगे, जर की लोकेशन में कहेंगे। अलामत क्या कहेंगे, सॉरी अलामत नहीं कहेंगे, वजह बताएंगे हरफ जर का आना। बस ये दो बातें बता दी, इसके एराब पूरे हो गए। ठीक, तो ये अहम बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें इस तरह की कन्फ्यूजन होती है कि हम रफ़ा को लाजिमन, पेश को लाजिमन रफ़ा, ज़बर को लाजिमन नसब और जर को लाजिमन ज़ेर जो है वो समझ जाते हैं। तो ये अक्सर व बेशतर होता है, लेकिन वो आपने तय करना है इसम की टाइप से कि अलामत क्या आएगी। जो वजह है वो सेम भी हो सकती है, जैसे हमने मिसाल देख ली, फ़ी दोनों केसेस में आ रहा है तो वजह भी सेम है, और वजह की अगर वजह सेम है तो जाहिर बात है हालत राबी भी वही आएगी, क्योंकि हालत राबी वजह से आती है। अलामत जो है वो इसम की टाइप तय करेगी। जी, वाज़ेह हो गया। तो कायदे मेरा ख्याल मुकम्मल हो गए हैं। अब इस लेसन का कायदा यही है कि इराबी हालत हमने समझ ली, तो नसब अभी जो है वो नहीं पढ़ाई जा रही, और रफ़ा जो है वो आती रहती है दरमियान में, आहिस्ता आहिस्ता नसब आएगी तो हम देखते चले जाएंगे। तो नसब आएगी तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, वो वजह हम समझेंगे। ठीक, और अभी इसमें कुछ अल्फाज आएंगे जिनमें रफ़ा भी होगी, ज़ाहिरी बात है, आपने पहले भी पढ़ा ना, रजुल सालिहुन दोनों रफ़ा में, तो उनकी वजूहात भी हैं, वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। फ़िलहाल हम इसको पुख्ता कर लेते हैं कि हरफ जर के बाद जो आता है वो क्या होता है, वो हालत जर में जाता है, क्योंकि हरफ जर कहती है उस हर्फ को अपने से बाद वाले इसम को जर में ले जाए, तो वो जर में चला जाएगा, और वजह उसकी हरफ जर होना होगी, और उस पर जो अलामत देनी है जर की वो उसकी टाइप से तय होगी, और उसके बाद हरफ जर और मजरूर दोनों को मिला के हम मुरक्कब जारी कहेंगे। और मुरक्कब जारी का मतलब है यानी मुरक्कब नाकिस है, और फिर उसका तर्जुमा कर देंगे। जी, वाज़ेह है। ओह 8:30 हो गए। अच्छा, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दर्स को भी। जी, हमने ये देखा था दर्सुर राबे है, सफ़ा नंबर 19, चौथा दर्स है। इसके शुरू में हमने देखा था अल बैतु, ये रफ़ा में इस्तेमाल हो रहा है जब कोई इसम अकेला लिखते हैं, यानी मुफरद लिखते हैं आप कह लें, वो जुमले में इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो फिर उसको हम रफ़ा में शो करते हैं। फिल बैती हो गया, फ़ी की वजह से अलबैत हालत जर में चला गया। अब आप इसके एराब बयान करेंगे तो पहले तो आप कहेंगे फ़ी हरफ जर है, अलबैती उसका मजरूर है, ये दोनों मिलके क्या बन गए, मुरक्कब जारी। फिर हम कहेंगे अलबैत के अगर एराब बयान, फ़ी के एराब बयान नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एराब जो है वो
इसम या फ़ेल की खुसूसियत है, फ़ेल की भी होती है। फ़िलहाल हम इसम के पढ़ रहे हैं तो हम हर्फ के एराब बयान नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसम के या फ़ेल के एराब बयान करेंगे। यानी यहाँ पर हम इसम के बयान करेंगे। अलबैती के एराब बयान करने का मतलब क्या है? चूँकि ये मोरब है, 3 बातें बयान करेंगे। अलबैत जो है वो हालत जर में है, उसकी अलामत है, उसकी वजह है हरफ जर का आना, उसकी अलामत है ज़ेर। फिल बैती का मतलब हुआ घर में। अल मस्जिदु फिल मस्जिदी, मस्जिद में। फ़ी हरफ जर, अल मस्जिदी उसका मजरूर, हरफ जर और मजरूर मिलके मुरक्कबे जारी बन गए। अल मस्जिद के एराब बयान करें तो क्या होंगे? हालत जर में है, ये उसकी हालत होगी, हरफ जर का आना उसकी वजह होगी और ज़ेर उसकी अलामत होगी क्योंकि वो गैर मुनसरिफ था, सॉरी क्योंकि वो मुनसरिफ था। अल मकतबु ये है डेस्क उसको मेज़ को कहते हैं। अलल मकतबी मेज़ पर, अला हरफ जर, अल मकतबी उसका मजरूर, दोनों मिलके मुरक्कबे जारी। अस्सरीरु पलंग, अलस्सरीरी पलंग पर, अला हरफ जर, अस्सरीरी उसका मजरूर, दोनों मिलके मुरक्कबे जारी। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेरा ख्याल आगे। ऐना मुहम्मदुन, ऐना का मतलब होता है कहाँ, वेयर। ठीक, अब ये ऐना जो है ना ये मबनी है, ठीक है, तो ये तीनों हालतों में एक जैसा रहता है। अब इसकी हालत कौन सी, इस पर हम अभी बहस नहीं कर रहे, लेकिन ये मबनी है तो लिहाजा ये तीनों हालतों में एक जैसा रहता है। इसकी आखिर की ज़बर इसकी नसब की अलामत नहीं है। वो कैसे पता चलता है कोई इंसान मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है? तो मुनसरिफ अक्सर और बेशतर पहचान लिया जाता है तनवीन से, यानी तनवीन अगर मौजूद है तो फिर वो मुनसरिफ होता है। गैर मुनसरिफ की वजूहात होती हैं बहुत सी। अब ये गैर मुनसरिफ इसम आएगा आज या शायद कल, तो फिर उसको हम देख लेंगे यहाँ पे क्या वजह। बहुत सी वजूहात होती हैं, उनमें से किसी कोई वजह अगर अप्लाई हो रही हो तो वो इसम मुनसरिफ नहीं रहता, यानी वो गैर मुनसरिफ बन जाता है। मबनी जो है वो भी आप समझ लें समाई तौर पे होता है, फ़लाँ इतने अस्मा हैं, ये मबनी इस्तेमाल होता है, तो हाजा मबनी इस्तेमाल होता है, अहले ज़बान ने इसको मबनी इस्तेमाल किया। इसी तरह ऐना जो है ये भी मबनी इस्तेमाल हो रहा है और इसकी हालत इराबी की बहस हम बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो मुहम्मदुन ये रफ़ा में है क्योंकि इस पे पेश आ रही, ठीक। तो ऐना मुहम्मदुन का मतलब हुआ मोहम्मद कहाँ है। ऐना कहाँ, मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है। जवाब आया हुआ फिल गुरफती। हुआ जो है वो प्रोनाउन है, ठीक। हुआ का मतलब होता है वो, एक वो होता है जाली का, वो होता है इसमें इशारा, यानी आप पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए वो इस्तेमाल करें। उर्दू में इशारे के लिए भी वो इस्तेमाल होता है और ज़मीर या प्रोनाउन के लिए भी हम वो इस्तेमाल कर देते हैं। यानी वो किताब मुझे दो मिसाल के तौर पे, या उस किताब में ये बात लिखी है, तो वहाँ भी हम वो इस्तेमाल करते हैं ना। और एक कहते हैं वो आया, हामिद आया और वो बैठ गया। यहाँ दोनों में वो में फ़र्क है, पहले वाला वो जो है वो इशारा है, दूसरे वाला वो ज़मीर है। तो यहाँ हुआ जो है वो ज़मीर है, मोहम्मद के लिए आ रही है। हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। फिल गुरफती ये स्ट्रक्चर हमने समझ लिया अच्छी तरह। फ़ी हरफ जर, अल गुरफती उसका मजरूर, दोनों मिलके मुरक्कबे जारी बन गए। और गुरफा जो है वो हालत जर में गया, क्यों? फ़ी की वजह से, हरफ जर की वजह से। अलामत क्या आई? ज़ेर। अलिफ लाम था तो तनवीन नहीं आई बल्कि एक ज़ेर आई, ठीक। तो हुआ फिल गुरफती वो कमरे में, गुरफा कमरे को कहते हैं। वह ऐना यासिरुन, और यासिर कहाँ है। वाव जो है वो ये हरफ अतफ है। ऐना हमने देख लिया मबनी होता है और यासिरुन रफ़ा में है क्योंकि उस पर पेश आ रही है और तनवीन भी आ रही है। तो तनवीन और पेश, यानी तनवीन आ गई तो ये हम इसको मुनसरिफ पहचान लिया, और पेश है तो फिर मुनसरिफ में पेश रफ़ा की अलामत होती है। ऐना यासिरुन, यासिर कहाँ है। हुआ वो फिल हम्मामी, हम्माम में है, ठीक। हम्माम कहते हैं गुसल खाने को। ये हमीम का जो लफ्ज़ है ना वो गरम के लिए आता है, हामीम और मीम। हमीम गरम जोश दोस्त को भी कहते हैं ना, वलीयुन हमीम, सूरह हामीम सजदा में आता है ना, कान्नहु वलीयुन हमीम, गरम जोश दोस्त। तो हमाम यानी गरम, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल इसका इस तरह होता था कि गर्म पानी से नहाया जाता है, तो ऐसी जगह जहाँ पर पानी गर्म किया जाता है ताकि लोग नहाएं, उसके लिए फिर हम्माम इस्तेमाल होता है। तो इसको गुसल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेट नहीं है, गुसल खाना,
बाथरूम है। हुआ फिल हम्मामी, वो हम्माम में है। व अईना आमिना तू, और आमिना कहाँ है। अब आमिना पे तनवीन नहीं आई, अलिफ लाम भी नहीं था, लिहाजा आमिना हमें मालूम हो गया गैर मुनसरिफ है। उसकी वजह क्या है वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमें यहाँ तनवीन ना आने की वजह से ये मालूम हो रहा है कि ये गैर मुनसरिफ है, क्योंकि अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो ये गैर मुनसरिफ है। तो आमिना कहाँ है, हिया। अब ये मुअन्नस के लिए अगर आएगा तो हुआ नहीं आएगा बल्कि हिया आएगा। हिया फिल मतबखी, मतबख कहते हैं किचन को, ठीक, और फ़ी की वजह से वो जर में चला गया, अलामत उसकी ज़ेर। हिया फिल मतबखी, वो किचन में है, बावर्ची खाने में। ऐनल किताबु, किताब कहाँ है, ठीक। हुआ अलल मकतबी, किताब हम उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में किताब मुज़क्कर इस्तेमाल होती है, जैसे पहले हाजा के साथ इस्तेमाल हुई या हुआ, जो भी आप कह लें। तो ऐनल किताबु, किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। अला जो है वो हरफ जर, अल मकतबी को वो जर में ले गया और उसकी अलामत ज़ेर आ गई मुनसरिफ होने की वजह से। हुआ अलल मकतबी, वो मेज़ पर है। व ऐन साअतु, सा कहते हैं घड़ी को, ठीक, यहाँ वो वॉच के मानों में। हिया, चूँकि ये मुअन्नस है, हम मुज़क्कर मुअन्नस की तफसील पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये मुअन्नस क्यों है। तो मुअन्नस के लिए हिया आएगा, तो हिया अलस सरीरी, वो पलंग पर है, ठीक। ऐन साअतु, घड़ी कहाँ है, हिया अलस सरीरी, वो पलंग पर है, ठीक। तो हमने बुनियादी तौर पे आज जो है वो इराब को समझने के बाद मुरक्कब जारी को पढ़ा, जो मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। यहाँ पे कुछ मज़ीद कायदे भी आ रहे हैं, जैसे हमने बात की थी कि इस किताब का उसलूब यह है कि दर्स के अंदर कोई एक या दो जो हैं वो बुनियादी कायदे होते हैं। बुनियादी कायदा इसमें क्या है, मुरक्कब जारी, हरफ जर और मजरूर, और उसके तहत आपको इराबी हालत भी बयान की जा रही है। और ज़ेली कायदे साथ क्या है, जैसे हमने हुआ हिया देखा ना, तो हम अगली दफ़ा इसका कुछ चार्ट सा बना लेंगे कि कौन सी ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो ये ज़मायर जो हैं साथ साथ आ रहे हैं, तो ये गोया उसके ज़ेली कवायद हैं जिनको हम साथ साथ देखते जाएंगे। जी वाज़ेह हो गया, कोई सवाल है तो पूछ लें। इसको अब साथ साथ आप दोहराते चले जाएं, ये मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह यही भी है, आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 दिन क्लास है, उसके बाद हम 5 दिन गैप में होते हैं, तो चीज़ें कुछ जो हैं वो मुस्तहज़र नहीं रहती। तो इसको आप साथ साथ जिस तरह मशकें आएंगी तो उनको हाथ से सॉल्व कीजिए, हाथ से गुजारिए, और बाकी जो कवायद हैं उनको कुछ समझ कर तो फिर उनको अपने किताब के अंदर भी, और उसके बाद जो भी आप अरबी टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं खुसूसन, उसमें आप उनको यानी तिलावत के दौरान नहीं, जैसे कि पहले बात आई थी, तिलावत के बाद कुछ 5-10 मिनट मुख्तस करके, तो उसमें फिर कुछ इस तरह की मश्क जो है वो की जा सकती है कि आप तर्जुमा समझने के समझते चले जाएं। तो इसको अपनी मश्क में रखिए, आसानी रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।